हेलो स्टूडेंट, तपोभूमि एकेडमी के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है यूजीसी नेट। उसमें हम पेपर फर्स्ट को देख रहे हैं। फिलहाल इसमें जो हमारी यूनिट चल रही है यूनिट फर्स्ट, जो कि शिक्षण अभिवृत्ति या टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है, उसको हम देख रहे हैं। आज इसमें हमारा लेक्चर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने उन 8 लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन 8 लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि सिलेबस के बीच से कहीं भी कोई टॉपिक मिस हो रहा है। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं और नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में ही यूट्यूब पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आपको 200 से अधिक लेक्चर दिए जाएंगे, साथ में नोट्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक भी, मतलब कंप्लीट पेपर फर्स्ट का स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तपोभूमि एकेडमी का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर हम स्टडी मटेरियल समय समय पर अपलोड करते जा रहे हैं। जैसे जैसे कंटेंट रेडी होता जा रहा है हम वहां पर स्टडी मटेरियल अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल के लिए आपको तपोभूमि एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और क्लासेस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है। आज के हमारे जो प्रमुख टॉपिक हैं उसमें पहला है शिक्षा से संबंधित प्रमुख विचार। उसमें उसके बाद है शिक्षण के उद्देश्य। उसके बाद है शिक्षण की प्रमुख अवधारणाओं को हम देखने वाले हैं। तो हर एक को बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए। कॉपी पेन लिए बगैर काम नहीं हो सकता है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ही ज्यादा टॉपिक आपको याद रहने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप भी इस कंसेप्ट को जानते हैं कि जितना ज्यादा हम लिखते हैं, कहीं ना कहीं जो टॉपिक होते हैं हमारी स्थायी मेमोरी में जाते हैं और वह हमें लंबे समय तक भी याद रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर का हमारा जो टॉपिक था शिक्षण की संरचना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका सबसे पहले न्यू लेक्चर में रिवीजन करते हैं और फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था शिक्षण की संरचना। इसमें हमने 4 प्रमुख घटक देखे थे। 4 प्रमुख घटक जो कि डेविस एवं ग्लेसर ने बताए थे। याद रखिएगा, डेविस है ना कि डेविड। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है डेविड करके तो वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन अगर आता है ऐसा तो डेविड का नहीं लगाना है। डेविड आपका ऑप्शन गलत रहेगा। ठीक है, डेविस एवं ग्लेसर है, तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं 5 मिनट में। पहले शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला घटक है प्लानिंग ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण की योजना। शिक्षण की योजना में हमने देखा था तैयारी और उद्देश्य का निर्धारण करना शामिल होता है। इसमें हमने एक प्रमुख एग्जाम्पल आपको बताया था, तो उसको जरूर से नोट कर लीजिए, क्योंकि बगैर एग्जाम्पल के टॉपिक समझ नहीं आएगा। कौन सा एग्जाम्पल बताया था? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के माध्यम से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की थी। जितने ज्यादा एग्जाम्पल नोट करके रखेंगे उतना ही ज्यादा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो एक टीचर ने एक टॉपिक उद्देश्य या लक्ष्य का निर्धारण किया, जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहले सबको पढ़ देते हैं, फिर टॉपिक जो एग्जाम्पल है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला है प्लानिंग ऑफ टीचिंग। इसमें तैयारी और उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग। इसमें रणनीति और संसाधन जुटाना होता है। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। इसमें प्रभावी क्रियान्वयन या संप्रेषण शामिल होता है। अगला है मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें प्रदर्शन की जांच या प्रतिपुष्टि शामिल होता है। तैयारी एवं उद्देश्य का निर्धारण, मान लीजिए जियोग्राफी के टीचर ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। वह लक्ष्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विद्यार्थियों को समझाना। उसके बाद है रणनीति एवं संसाधन जुटाना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को शिक्षक जो है किस प्रकार के संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाएंगे, तो उन संसाधनों को यहाँ पर जुटाना शामिल होता है। मान लीजिए उन्होंने ग्लोब ले लिया या फिर लैपटॉप ले लिया। अगर पीपीटी से पढ़ाना चाहते हैं तो लैपटॉप हो गया, और फिर प्रोजेक्टर, अगर बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वह प्रोजेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्टर ले लिया, लैपटॉप ले लिया और ग्लोब ले लिया। ठीक है, मतलब तीनों संसाधनों का वह यूज करने वाले हैं। और अगला इसमें है प्रभावी क्रियान्वयन या संप्रेषण। यहाँ पर कक्षा में वास्तविक प्रस्तुति देना शामिल होता है। यहाँ पर शिक्षक जो है विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थी समझ जाते हैं। और फिर लास्ट जो स्टेज आती है उसमें होता है प्रदर्शन की जांच या प्रतिपुष्टि।
इसमें शामिल होती है। तो जब शिक्षक विद्यार्थियों का टेस्ट लेते हैं तो यहाँ से उनको प्रतिपुष्टि मिल जाती है और विद्यार्थियों के प्रदर्शन की भी जांच हो जाती कि हाँ, जो टॉपिक हमने उनको पढ़ाया था उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो इसको एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लीजिएगा और बहुत डिटेल में अगर समझना है तो पिछला लेक्चर जाके देख लीजिएगा, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आज का हमारा नेक्स्ट जो न्यू टॉपिक है वह है शिक्षा से संबंधित प्रमुख विचार। इसमें पहला जो विचार है स्वामी विवेकानंद जी का, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, शिक्षण से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं हमने देखी थी, तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको रिवीजन पर्पज से यह करा रहे हैं। बाकी पहले के जो लेक्चर हुए हैं उनमें शिक्षण से संबंधित 4 से 5 डेफिनेशन हमने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाई हैं। अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर जाके देख लीजिएगा ताकि इन डेफिनेशन से आप उन्हें कनेक्ट कर पाए। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। पिछले लेक्चर में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपको समझाया था, सॉल्व करवाया था, तो वहां पर इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। कौन सा एग्जाम्पल था, आईने पर धूल चढ़ी हुई। ठीक है, मान लीजिए कि एक आईने पर धूल चढ़ी हुई है और आप उसके सामने खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब उस दर्पण के भीतर ही बन रहा है, लेकिन चूंकि उस पर धूल चढ़ी हुई है उसके कारण आप अपना प्रतिबिंब उस दर्पण में नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में पहले से ही विद्यमान होती है लेकिन वह उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अगर वह अभिव्यक्त कर पाए तो कहीं ना कहीं उसकी जो क्या बोल सकते हैं, उसे व्यक्त करने के बाद वह यह एहसास कर पाएगा कि हाँ, शिक्षा मुझ में पहले से मौजूद है। अगर वह धूल हटा दे आईने के ऊपर चढ़ी हुई तो कहीं ना कहीं उसको अपना प्रतिबिंब उसमें दिख जाएगा। और नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वह महात्मा गांधी जी की है। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमने पिछले लेक्चर में समझा था, जिसमें गांधी जी क्या कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे या मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण या सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यहाँ पर गांधी जी ने 3H का जो कंसेप्ट है वह भी दिया था। शरीर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, शरीर का मतलब यहाँ पर होता है हैंड, ठीक है, और मन का मतलब क्या होता है हेड, और आत्मा का मतलब क्या होता है हार्ट होता है। तो 3H का कंसेप्ट हमने यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की थी। 3H का जो कंसेप्ट है आगे चलकर 1956 के आसपास जब ब्लूम ने अपना वर्गीकरण दिया था, उन्होंने जो शिक्षण के उद्देश्य को लेकर जो 3 डोमेन बताए थे वहां पर भी ब्लूम ने कहीं ना कहीं इस 3H के कंसेप्ट को यूज किया था। तो ऐसा मान सकते हैं कि अगर ब्लूम ने गांधी जी को पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं वह जो कंसेप्ट है यहीं से जो गांधी जी की जो शिक्षण से संबंधित अवधारणा है यहीं से ली होंगे। बाकी पिछले लेक्चर में इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल यूज किया था वह चरखे का एग्जाम्पल था कि किस प्रकार उस एक चरखे के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास होता है। और बाकी इसको हमने पर्यावरण एवं स्वच्छता का महत्व वाले एक एग्जाम्पल से भी कनेक्ट करने की कोशिश की थी। तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पर गांधी जी से संबंधित जो शिक्षण की अवधारणा है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं। अगला जो डेफिनेशन है वह है जॉन डीवी जी का। जॉन डीवी जी का मुख्य फोकस था सामाजिक प्रक्रिया और जीवन की प्रक्रिया। ठीक है, इनका शिक्षा का जो मूल फोकस था वह सामाजिक प्रक्रिया और जीवन की प्रक्रिया पर था। मतलब जॉन डीवी जी की जो शिक्षण की अवधारणा थी वह पूरी तरह रचनात्मक शिक्षा पर आधारित थी, पूरी तरह शिक्षार्थी केंद्रित थी। यह प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव जो टीचिंग और जो लर्निंग है उसकी बात करते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगली जो डेफिनेशन है श्री अरविंद जी की। ठीक है, श्री अरविंद जी क्या कहते हैं, इनका जो शिक्षण की मूल अवधारणा थी वह समग्र शिक्षा पर आधारित थी। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रकृति एवं स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा की बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि विद्यार्थी को प्रकृति के बीच रहकर सीखना चाहिए, ना कि 4 दीवारों के भीतर या कुछ किताबों को मतलब फोकस करके ज्ञान को अर्जित नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जुड़कर उससे ज्ञान अर्जित करना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव करके हर एक चीज सीखना चाहिए। यहाँ पर हमने शांति निकेतन का एग्जाम्पल लिया था जो कि पूरी तरह आश्रम प्रणाली पर आधारित
था, ठीक है। 1901 में इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। यहाँ पर जो कक्षाएं होती थी वह खुले वातावरण में होती थी और जो पूरी तरह प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करके ही विद्यार्थियों को शिक्षा देने पर आधारित होती थी। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। अब न्यू टॉपिक है, वह है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य, इसमें पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों में वांछनीय परिवर्तन लाना। पहले तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने वाले हैं। एक विद्यार्थी का, ठीक है, आतंकवादी कैंप में एक विद्यार्थी, आतंकवादी कैंप में विद्यार्थी और विद्यालय में एक विद्यार्थी, ठीक है, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले तो सभी जो पॉइंट है उनको पढ़ देते हैं और फिर एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से इनको एक्सप्लेन करेंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला है विद्यार्थियों में वांछनीय परिवर्तन लाना, दूसरा है अभिवृत्ति में वांछनीय परिवर्तन लाना, तीसरा है आचरण एवं व्यवहार का विकास करना, चौथा है सकारात्मक विश्वास विकसित करना, अगला है सामाजिक बनाना, ठीक है, विद्यार्थियों को सामाजिक बनाना, अगला है 6 समाज का कुशल एवं उत्तरदायी सदस्य बनाना, और सातवां है मानवीय मूल्यों का विकास करना। और बाकी नोट्स में इससे ज़्यादा और कुछ एक्स्ट्रा उद्देश्य हमारे ऐड किए गए हैं। तो जब आप उस नोट्स को पढ़ेंगे तो उस नोट्स को भी इसी एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लीजिएगा, इसी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों में वांछनीय परिवर्तन लाना, तो वांछनीय परिवर्तन कौन लाते हैं? वांछनीय परिवर्तन लाते हैं समाज लाता है, विद्यालय लाता है और परिवार लाता है, ठीक है। तो वांछनीय परिवर्तन कौन लाते हैं? हमारे विद्यालय, समाज और परिवार। और जो अवांछनीय परिवर्तन कौन लाता है? वह लाते हैं आतंकवादी कैंप, ठीक है। आतंकवादी कैंप में जो भी बच्चे होते हैं वह केवल हिंसा सीखते हैं, नफरत के जो भाव हैं वह सीखते हैं, ठीक है। उनमें किसी भी प्रकार का वांछनीय परिवर्तन नहीं होता है, कहीं ना कहीं उनमें नकारात्मक मूल्यों का विकास होता है। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। विद्यार्थियों में वांछनीय परिवर्तन लाने का काम कौन करते हैं? विद्यालय करते हैं, ना कि आतंकवादी करते हैं। अभिवृत्ति में वांछनीय परिवर्तन, ठीक है, मतलब एटीट्यूड हमने आपको बताया था 3 टाइप का एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक होता है न्यूट्रल। इसमें जो आतंकवादी होते हैं वह जो बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड का जो भाव होते हैं वह लाते हैं, ठीक है। मतलब वह उनको बताते हैं कि आपके देश ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। वह केवल उन्हें बताते हैं कि कहीं ना कहीं जब आप हमसे जुड़ोगे तो हम आपको पैसा देंगे, यहाँ पर पहचान मिलेगी। मतलब हर एक चीज उनमें नेगेटिव ही वह क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। और विद्यालय विद्यार्थियों में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। वह कैसा होता है? वह विद्यार्थियों को बताते हैं कि आप जिस विद्यालय से पढ़ रहे हैं, आप जिस देश में हैं, तो कहीं ना कहीं जब आगे जाकर आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने देश के विकास में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। तो यहाँ पर सकारात्मक मूल्य विकसित किए जाते हैं। आचरण एवं व्यवहार का विकास करना, यहाँ पर आतंकवादी कैंप में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का अच्छा आचरण नहीं सिखाया जाता है। उन्हें नहीं, यह बिल्कुल नहीं सिखाया जाएगा कि बड़ों के पैर छूइए, सबसे अच्छे से बात कीजिए, ठीक है। लेकिन विद्यालय में यह सब सिखाया जाता है। वहाँ पर सिखाया जाता है कि बड़ों से अच्छे से बात करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। और आतंकवादी कैंपों में क्या सिखाता है? आतंकवादी कैंपों में क्या सिखाया जाता है? आतंकवादी कैंपों में बिल्कुल यह हिंसा ही सिखाई जाती है, ठीक है। उन्हें अच्छे व्यवहार से कोई मतलब नहीं होता है। उनका तो सीधा होता है कि अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो फिर उसको देख लीजिएगा, ठीक है, या तो मार दीजिएगा या फिर कुछ भी कर दीजिएगा, लेकिन किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करना। मतलब यहाँ पर सिंपल सा सम्मान करना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन विद्यालय में सिखाया जाता है। सकारात्मक विश्वास विकसित करना, इसको पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो पॉइंट है उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आतंकवादी होते हैं वह नकारात्मक विश्वास विकसित करते हैं कि तुम्हारे देश ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हम तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर विद्यालय पूरी तरीके से सकारात्मक विश्वास विकसित करते हैं विद्यार्थियों में। सामाजिक बनाना, आतंकवादियों का अपना ही एक अलग समाज चलता रहता है, ठीक है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी गतिविधियां जो हो रही हों उससे कितना नुकसान समाज को हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो तो अपना एक समाज बना लेते हैं, उसके ही एक सिद्धांत होते हैं जो उनके
जो हेड होते हैं उनने उनसे जो भी बोल दिया है वही उनके लिए अंतिम सत्य हो जाता है। जैसा कि हिटलर के शासनकाल में हिटलर जो बोल देते थे वही अंतिम सत्य होता था वहां की जनता के लिए। ऐसे ही आतंकवादी कैंप में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके हेड उनसे जो भी बोल देते हैं वही उसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को बिल्कुल भी सामाजिक नहीं बनाया जाता है, जबकि विद्यालय होता है जो वह विद्यार्थी को सामाजिक प्राणी बनाता है। समाज का कुशल एवं उत्तरदायी सदस्य बनाना, यहाँ पर आप जानते हैं कुशलता जो सिखाई जाती है वह बंदूक चलाने बम फेंकने की सिखाई जाती है, ठीक है। और विद्यालय में कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे अच्छे जो मूल्य हैं वह सिखाए जाते हैं कि आप एक कुशल नागरिक बनिए, एक उत्तरदायी, एक कर्तव्यपूर्ण व्यक्ति बनिए। जो देश हमको कुछ दे रहा है कहीं ना कहीं आपको उसको कुछ देना है। आपके कुछ कर्तव्य हैं इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति और संपूर्ण पृथ्वी के प्रति। लेकिन आतंकवादी आपको ऐसा कुछ भी कर्तव्य नहीं बताते हैं। उनका तो केवल एक ही मोटिव होता है कि जहां देखे बस निपटाते चलो, ठीक है। अगला है मानवीय मूल्यों का विकास करना। आप जानते हैं कि आतंकवादी जो कैंप होते हैं वहां हिंसा और नफरत जैसे मूल्य सिखाए जाते हैं, वहीं विद्यालय जो होते हैं यहाँ पर दया, करुणा, अहिंसा जैसे मानवीय मूल्य सिखाए जाते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से नैतिकता सिखाई जाती है और यहाँ पर नहीं सिखाई जाती है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है उद्देश्य को। तो आप इसे कनेक्ट करने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। कनेक्ट हो जाएगा अगर बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट होगा, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर समझ नहीं आया है तो फिर से एक बार लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, उम्मीद है समझ आ जाएगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षण की अवधारणा। आज इसमें एक ही अवधारणा हमारी कंप्लीट हो पाएगी, बाकी जो अन्य अवधारणाएं हैं उन्हें कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हर एक अवधारणा को जो होते हैं एग्जाम्पल, कहानियों के माध्यम से एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनमें टाइम लगता है। अगर सभी अवधारणाओं को एक साथ एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे तो आप एग्जाम्पल को अवधारणा के माध्यम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिखराव हो सकता है। इसलिए हमारी जो क्लास होती है वह 30 से 40 मिनट की होती है या इससे कम की ही होती है। इससे ज़्यादा का लेक्चर हम नहीं लेते हैं। हम 1 से 2 टॉपिक ही पूरी क्लास में आपको समझाते हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समझाते हैं ताकि आप उसे कभी भी ना भूलें। इसलिए इस अवधारणा को हम आज एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट जो अवधारणाएं होंगी उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इसमें जो अवधारणा है पहली वह क्या कहती है, वह कहती है शिक्षण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण का संचारण करता है। शिक्षण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। जटिल जटिल प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि बहुत ही लंबे समय में होती है। बहुआयामी प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि कई स्टेजेस में होती है, ठीक है, कई मतलब चरणों में होती है, कई स्टेजेस, कई अवस्थाओं में होती है, इसलिए जटिल भी है और बहुआयामी प्रक्रिया है भी है। जिसमें एक व्यक्ति जो शिक्षक होते हैं वह दूसरे व्यक्ति जो विद्यार्थी होते हैं उसमें ज्ञान, कौशल, मूल्यों, दृष्टिकोण मतलब एटीट्यूड का संचारण करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर लीजिए। हमारा एग्जाम्पल है भूस्खलन भूस्खलन एवं आपदा प्रबंधन। भूस्खलन एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम इसको समझेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। भूस्खलन एवं आपदा प्रबंधन के एग्जाम्पल के माध्यम से अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट को लेना है और एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है। ज्ञान का संचारण। ज्ञान का संचारण का मतलब है, मान लीजिए भूगोल के एक शिक्षक कक्षा में आते हैं, उनको विद्यार्थियों को आज एक टॉपिक पढ़ाना होता है, वह टॉपिक है भूस्खलन एवं आपदा प्रबंधन। तो वह इस शिक्षण की अवधारणा में इसे किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं तो उसको देखेंगे। याद रखिए हम भूस्खलन नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको सारे भूस्खलन के कारण बता दिए जाएं, इसके सुरक्षा के क्या उपाय होते हैं वह बताए जाएं, भूस्खलन के क्षेत्र कौन कौन से यह बताया जाए। याद रखिए ऐसा कुछ भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी टॉपिक हैं मतलब जो भी एग्जाम्पल हैं उनको बस हम अपनी अवधारणा होती हैं, जो पॉइंट होते हैं
जो परिभाषाएं होती हैं बस उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि यह जियोग्राफी क्लास चल रही है जिसमें आपको भूस्खलन पढ़ाया जा रहा है। बस हमारे जो लेक्चर होते हैं उनमें अधिक से अधिक जो एग्जाम्पल होते हैं वह जियोग्राफी के इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वह कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूपीएससी में जो ऑप्शनल था वह जियोग्राफी ही था। इसलिए हमारे जो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं वह जियोग्राफी और एनवायरनमेंट जैसे विषय से ही लिंक करके होते हैं। बाकी हम बिल्कुल बेसिक लेवल के एग्जाम्पल लाते हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी अवधारणा परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने भूस्खलन एवं आपदा प्रबंधन। एक भूगोल के शिक्षक होते हैं, उनको विद्यार्थियों को टॉपिक पढ़ाना होता है भूस्खलन एवं आपदा प्रबंधन। तो इसमें अवधारणा में किस प्रकार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको देखिए। पहला है ज्ञान का संचारण। यहाँ पर वह विद्यार्थियों को भूस्खलन के वैज्ञानिक कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण भूस्खलन आते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का संचारण हो रहा है। यहाँ पर विद्यार्थियों को पता चल गया कि हाँ, भूस्खलन के वैज्ञानिक कारण यह होते हैं, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उन्होंने उनको बता दिए। तो यहाँ पर ज्ञान का संचारण क्या हुआ? उनको भूस्खलन के वैज्ञानिक कारण पता चल गए। उसके बाद क्या हुआ? कौशल का संचारण। यहाँ पर वह क्या सीख जाते हैं? जोनिंग सीख जाते हैं। भूस्खलन के क्षेत्रों की जोनिंग, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूस्खलन बहुत अधिक आते हैं, जैसे वेस्टर्न जो हमारा घाट हो गया, हिमालय वाला जो रीजन हो गया, इन क्षेत्रों में भूस्खलन बहुत अत्यधिक आते हैं। तो यहाँ पर क्या सीख जाते हैं? पहले तो शिक्षकों ने समझाते हैं, वैज्ञानिक कारण बताते हैं, फिर उन्हें जोनिंग बताते हैं, तो वह जोनिंग भी सीख जाते हैं। तो कौशल का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा एक डायग्राम बनाना सीख गए, तो वह भूस्खलन के क्षेत्रों को अब एक मैप में बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर देते हैं और यह बता देते हैं कि यह क्षेत्र भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं और यह क्षेत्र कम प्रभावित रहते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें मूल्यों का संचारण। यहाँ पर शिक्षक जो होते हैं विद्यार्थियों को नैतिकता सिखाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर यदि भूस्खलन जैसी आपदा आ जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में, इन इलाकों में अगर दब जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनकी मदद करना चाहिए, उनको भूस्खलन के प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों की मदद करने का जो मूल्य है वह दिया जाता है और उन्हें नैतिकता सिखाई जाती है। अगला है दृष्टिकोण का संचारण। यहाँ पर पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है उसका संचारण शामिल होता है। यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वह विद्यार्थियों को बताते हैं, ठीक है, जो शिक्षक होते हैं वह विद्यार्थियों को बताते हैं कि जो भूस्खलन आ रहे हैं उसके लिए पूरी तरीके से प्रकृति ही जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं उसके लिए मानव भी जिम्मेदार है। मानव ने इन पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में जो विकास की गतिविधियां की हैं उसके कारण भूस्खलन जैसी घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर शिक्षक उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर इस अवधारणा को, कौन सी अवधारणा? शिक्षण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। देख लिया है हमने जटिल कैसे है, क्योंकि बहुत लंबे समय में होती है। बहुआयामी कैसे है? क्योंकि इसमें कई चरण होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो शिक्षक होते हैं वह दूसरे व्यक्ति जो विद्यार्थी होते हैं उसमें ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण का संचारण करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जो कि है भूस्खलन एवं आपदा प्रबंधन का, इसके माध्यम से इन पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा हमने, इस अवधारणा को बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको यह अवधारणा अब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है शैक्षणिक प्रक्रिया। इसमें कुछ प्रश्नों का उत्तर हम खोजने की कोशिश करेंगे। कुछ शिक्षण के 3 पहलू हैं, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, इनको भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी शॉर्ट में यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट लेक्चर के कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो शिक्षण की अवधारणा होगी जो कि रॉबर्ट गेने द्वारा दी गई है उसको भी देखेंगे। उसके बाद एक और जो अवधारणा है शिक्षण से संबंधित जो कि मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है, तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं शिक्षण की अवधारणा से संबंधित, इसलिए अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर एक को एग्जाम्पल के माध्यम से कनेक्ट करना पड़ेगा, कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे।
तो इसलिए टाइम तो अधिक लगेगा ही। इसलिए फिलहाल आज के लेक्चर में इतना कर लीजिए, जितना कराया है उसका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जितना नोट्स बनवाया है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और 4 से 5 बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि जब हम आपको पीपीटी देते हैं या फिर जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं A4 साइज पीडीएफ में, उसमें कहीं भी यह एग्जाम्पल कनेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल बिल्कुल लाइन बाय लाइन उसमें नहीं लिखे हुए हैं। इसलिए जो क्लास में करवा रहे हैं, एग्जाम्पल कनेक्ट कर रहे हैं, जितनी भी कहानियां बता रहे हैं आपको, तो वह नोट करते हुए बिल्कुल चलिए, ठीक है। और पढ़ते रहिएगा और बेहतर तरीके से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।